सबसे पहले तो मैंने आज से लगभग कोई 1.5 पौने 2 साल पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि काजी फ़ायद ईसा साहब को इस बात पे एहतियात करनी चाहिए कि उन्हें पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। मैंने आपको ये बताया था अपने वीलॉग में, अपने अगवा होने से पहले मैंने ये वीलॉग किया था। उसमें मैंने कहा था कि काजी फ़ायद ईसा पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं, लिहाजा उन्हें हर किस्म की सियासत से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी सियासत के लिए उनके नाम को इस्तेमाल कर रही हैं, ख़ास तौर पे PMLN पीपल्स पार्टी, ये उनको मुतनाज़ बना रहे हैं और वो चीफ़ जस्टिस बनने से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो रहे हैं। फिर आपने देखा कि काजी फ़ायद ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बने और वो उन तनाज़ात में इतनी बुरी तरह घिर गए कि वो उनमें से निकल नहीं सके। फिर एक के बाद एक काजी साहब वो चीज़ें करते रहे कि अब तारीख में हमेशा के लिए उनका नाम लिखा जाएगा एक मुतनाज़ चीफ़ जस्टिस के तौर पर। उनके दौर को एक स्याह दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। काजी फ़ायद ईसा साहब जिस दिन रिटायर हो रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वकला उस दिन यौम निजात मना रहे हैं। ये चीज़ें पहले कभी किसी चीफ जस्टिस के साथ नहीं हुई जो इस वक्त काजी फ़ायद ईसा साहब के साथ होने जा रही है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को भी इस हुकूमत ने उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही मुतनाज़ कर दिया है। अब ये तो उनका कंडक्ट तो तय करेगा, जब वो आएंगे तो वो किस तरह केसेस उठाएंगे, कैसे वो फैसले करेंगे। वैसे तो उनसे बहुत सारी पावर्स वापस ले ली गई हैं। वो एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनके पास माजी में जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनसे कम इख्तियारात होंगे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास, लेकिन उन्हें पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया है, जैसे काजी फ़ायद ईसा साहब के साथ हुआ था। यानी MQM ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने उन्हें पसंद किया और उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया। जिन 2 जजेस पे फौकियत दी गई जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को, उन 2 जजेस में क्या कमी है इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहां पे क्या गलत किया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो जज हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब का भरपूर साथ दिया था जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो रेफरेंस दुरुस्त दायर किया गया था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, हालांकि उस दौर में सारे काजी फ़ायद ईसा साहब के साथ खड़े हो गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फ़ायद ईसा साहब पे एहसान किया तो वो मुझे याद आ गया वो मामला कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो काजी फ़ायद ईसा साहब ने बाद में ऐसे हालात पैदा किए कि आईनी तरमीम हो सके, तमाम रुकावटें आईनी तरमीम में दूर की और उस आईनी तरमीम का नतीजा ये निकला कि वही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने काजी फ़ायद ईसा साहब के ऊपर एहसानात किए हैं तवील तरीन, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब में क्या खराबी थी या प्रॉब्लम क्या थी, ये तो हुकूमत ने बताया ही नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब में क्या प्रॉब्लम थी, ये भी हुकूमत ने नहीं बताया। फिर जो इजलास किया गया वो इन कैमरा किया गया, बाहर कोई तफसीलात नहीं है, यानी पब्लिक देखती पता चलता कि इन 3 जजों में से तीसरे नंबर के जज को चुनने की वजह क्या थी, उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो बाकियों में नहीं है। अब ये कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन है उसका शिकार नहीं हुए जस्टिस याह्या अफरीदी, तो ऐसा तो नहीं है। ये तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी किसी डिवीजन का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दोनों तरह के फैसले दिए हुए हैं। बहुत सारे फैसले उनके ऐसे हैं जो काजी फ़ायद ईसा साहब को पसंद होंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको पसंद नहीं होंगे। तो अब मामला यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हलफ तो उठा लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन एक बात अब तय हो गई है इस आईनी तरमीम के बाद, अगर तो यह आईनी तरमीम बच जाती है और किसी तहरीक का शिकार नहीं हो जाती, इस आईनी तरमीम के बाद यह बात तय हो गई है कि आइंदा जब याह्या अफरीदी साहब रिटायर हो रहे होंगे ना, तो उस वक्त जो 3 सीनियर 3 जजेस होंगे वो तीनों मिलकर ये कोशिश कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ करके जो कमेटी के 12 बंदे हैं इनमें से 8-9 बंदे हर हाल में खुश रखे जाएं, ये जो कहें वो काम किया जाए, जैसे कहें वैसे फैसले किए जाएं। तो इनको मैक्सिमम खुश रखने की कोशिश करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे वो 3 जजेस जो सीनियर होंगे। और नून लीग ने हमेशा तो इक़्तिदार में रहना नहीं है, जब कोई और जमात इक़्तिदार में आएगी तो ये उनको खुश रखेंगे। तो अब अदलिया को उन्होंने कर दिया इस तरह का टूथलेस या ऐसा कमजोर इदारा बना दिया है कि अब जो अदलिया के अंदर बैठे हुए जजेस हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए, चीफ जस्टिस बनने के लिए अब सियासतदानों की खुशनुदियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये जनाब अब तक की सिचुएशन है। मैंने यहां पे आपको बताया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहरहाल उम्रे पे जा रहे हैं। वो जो फुल कोर्ट रेफरेंस है, काजी फ़ायद ईसा साहब जब जा रहे हैं तो इनका एक फुल कोर्ट रेफरेंस आएगा।
तो काजी फायद ईसा साहब के उस रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो शामिल नहीं हो रहे। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अपनी राय है। जो कोर्ट रिपोर्टर थे वो कहते हैं जो काजी साहब ने किया या जो उनका रवैया था या जिस तरीके से उन्होंने अपना टाइम गुजारा, बाकी जजेस को भी चाहिए कि वो ना आए। ठीक है, काजी साहब जाएं, जान छूटे। वकला भी कह रहे हैं कि जनाब जान छूट रही है, हम तो यौमे मना रहे हैं जनाब नजात, हम तो हमें नजात मिल रही है एक बड़ी मुसीबत से, लिहाजा वो तो उसको इस तरह देख रहे हैं। एक और नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट है और इसको जो है वो शेयर किया मैंने, जहाँ से देखा मोहित पीरज़ादा साहब ने शेयर किया, कुछ और लोगों ने शेयर किया, और ये बैनुल अक़वामी कुछ जरीदे हैं, अखबार है ड्रॉप साइट, और इसके अलावा कुछ और है। उन्होंने बताया जी कि अमेरिका में एक डेवलपमेंट हुई है, बल्कि 2-3 डेवलपमेंट हुई है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन करीब आ रहा है तो वहाँ बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो अभी हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, और ये बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान को लेकर। अमेरिका के 4 कांग्रेसमैन हैं और इनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इनका ताल्लुक अमेरिका की डिफरेंट स्टेट से है। और इन 4 कांग्रेसमैन ने, जिनमें जो मेन है वो ग्रेग कैसर, ये टेक्सास से हैं, इन्होंने लीड किया है, और दीगर 3 मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने मिलकर एक खत लिखा जो बाइडन को, व्हाइट हाउस को एक लेटर लिखा है उन्होंने, और वो खत जो है वो अब छप चुका है, इंटरनेट पे आ गया है, सोशल मीडिया पे वो छप चुका है। उन्होंने खत लिखा और जिसमें 65 अरकान जो हैं वहां पे अमेरिकी कांग्रेस के, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं और उनके कुछ मुतालबात हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सियासी इख्तलाफात पर अपने मुखालिफिन पर हमले कर रही है, और सियासी इख्तलाफात पर मुखालिफिन को कैद किया जा रहा है। और इस साल के आगाज़ में जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं उनमें भी बदतरीन धांधली हुई है। और ये लेटर उन्होंने बुध के दिन लिखा है, जो पहुंचा है जो बाइडन के पास। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन तमाम चीज़ों का नोटिस ले अमेरिकी हुकूमत, और पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली करे, और पाकिस्तान के अंदर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है या आज़ादी इज़हार राय है, ये मामला ठीक हो। इस खत में इमरान खान साहब जो जेल में बंद हैं उनकी रिहाई का भी खुला मुतालबा किया गया है। अमेरिकी हुकूमत इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए भी अमेरिकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया या ताकतवर हल्के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं, उनके असासे जब्त किए जाएं। अच्छा, अमेरिकन जब ये कहते हैं तो अमेरिकन असासे सिर्फ अमेरिका में जब्त नहीं करते, वो यूरोप में, कनाडा में, वहां भी करवा देते हैं। तो उनके पास, क्योंकि वो क्लेम करते हैं सुपर पावर है, तो वो बाकी मुल्कों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि जनाब हमने कर दिया, अब आप भी कर दें। तो ये कहा गया जी इनके असासे जब्त किए जाएं और उन पर सफरी पाबंदियां भी आयद की जाएं। ये जनाब मुतालबे हैं इस लेटर के अंदर जो 65 अरकान है उन्होंने लिखा है। खासतौर पे इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी, उनका भी नाम उसके अंदर लिखा गया है। और जरीदे ने लिखा है कि अमरीकी कानून साज तवातर के साथ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुतहर्रिक हैं, और पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इस्लाह का काम जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है। इसके अलावा बताया गया कि 4 मजीद अरकान हैं कांग्रेस के, वो भी एक लेटर लिख चुके हैं, और वो लेटर तैयार हो चुका है, लीक भी हो गया, पता है सबको उस लेटर में क्या लिखा है, ऐसा ही कंटेंट है उसका भी। और ये लेटर ज़ेरे गर्दिश भी है, और इसमें भी अभी तक कांग्रेसमैन के दस्तखत करवाए जा रहे हैं। यानी वहां पे भी काफ़ी सारे कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, जो रह गए हैं उनके दस्तखत करवाए जा रहे हैं। और ये लेटर भी जल्द व्हाइट हाउस इंतजामिया को भेजा जाएगा। इसके अलावा जी अमेरिका में एक तंजीम है पाकिस्तानियों की, जिसे कहते हैं पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, यानी उसे कहते हैं पाक PAC, यानी पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये तगड़ा एक पाकिस्तान का ग्रुप है पाकिस्तानियों का, बहुत सारे इसमें प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तानियों की कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने अपने साथ इसको जोड़ा हुआ। और बहुत सारी तंजीमें भी है अमेरिका में, वो बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते हैं, तो पाकिस्तानियों का वोट बैंक भी है अमेरिका में, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो वहाँ पे वोट डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को या कमला हैरिस को, दोनों में से किसी एक को वोट डाल सकते हैं। अच्छा, इनकी एक कमेटी है जो पाक PAC की है, उन्होंने मुलाकात की जी डोनाल्ड ट्रंप से और कमला हैरिस से। उन्होंने मुलाकातें की और पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया और सवाल जवाब किए कि आपकी पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी है, ताकि हम पाकिस्तानियों की सपोर्ट जो है उसका फैसला करेंगे। हमारे ज़रिए से जो पाकिस्तानियों की सपोर्ट आनी है वो किसको आनी चाहिए। अब इसमें जो है उन्होंने जो बताया वो ये है कि कमला के पास
उनके सवालात के जवाब उस तरह से नहीं थे, बल्कि जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट जुल्म कर रही है, उस हवाले से जब सवालात पूछे गए तो वो डिफेंसिव थी और वो उसके ऊपर ठीक जवाबात नहीं दे सकी। तो उसके बाद ये जो कमेटी है, पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, इसने ट्रंप की ओपन हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ट्रंप की हमायत करेंगे, क्योंकि उनके बकौल उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि डेमोक्रेट्स आते हैं तो पॉलिसी नहीं बदलेगी और वो पाकिस्तान में फस्तायत पर इसी तरह रहेंगे जैसे इस वक्त अमेरिकन हैं, यानी इमरान खान जेल में रहेंगे, पाकिस्तान में मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल रहेगी और एक मैंडेट के बगैर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान में चलती रहेगी। यानी ये चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे तय हो गई। इसकी और बहुत सारी तफसीलात हैं, लेकिन मैंने आपको लुब्बे लुब्बा बता दिया कि एक्चुअली अमेरिकन जो इलेक्शन है उसके अंदर पाकिस्तानियों की जो अमेरिका के साथ या किसी एक कैंडिडेट के साथ सपोर्ट है, वो इस चीज़ के साथ उन्होंने जोड़ दी है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसी को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आप फरोग देंगे तो फिर तो जनाब हम आपके साथ खड़े हैं। अब यहां पे इन्होंने जो अपना एक ट्वीट किया, पाकिस्तान अमेरिकन पीएसी ने, उन्होंने कहा वी आर प्राउड टू एंडोर्स डोनाल्ड ट्रंप इन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। हम जी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। आफ्टर एक्सटेंसिव मीटिंग्स विद द ट्रंप एंड द हैरिस, दोनों के साथ मुलाकात की है और इनकी कंपेन हमने देखी है। वी बिलीव दैट फॉर्मर प्रेसिडेंट is the candidate who will improve America-Pakistan relations and promote true democracy in Pakistan। और इसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी नीचे पूरी स्टेटमेंट है, ये भी आप पढ़ लें। वो कह रहे हैं जी अब ट्रंप ही है जिससे हमें उम्मीद है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी आज़ादी के लिए या हकीकी जमहूरियत के लिए वो किरदार अदा कर सकता है। अच्छा जी, नवाज शरीफ के बारे में खबर आ रही है कि वो अपने वतन वापस जा रहे हैं बरतानिया, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बेटी भी साथ जा रही है। हो सकता है मरियम नवाज का नाम इसलिए लिया गया हो ताकि लोग ज्यादा तनकीद करें, फिर मरियम रुक जाए, नवाज शरीफ चले जाए तो वो कहे देखो जी मरियम नहीं गई। लेकिन जा भी सकते हैं, उनका देश है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे हैं, उनका कारोबार है, उनकी एजुकेशन है, उनका इलाज है, हर चीज उनकी वहीं पे होती है, तो उनको जाना होगा। मियाँ साहब रुके हुए थे, सिर्फ इस आईनी तरमीम के लिए रुके क्या हुए थे, उनको रोका हुआ था कि आईनी तरमीम करवाओ, तो मियाँ साहब जाओ। तो मियाँ साहब जनाब ये आईनी तरमीम करवाने के बाद अपने देश जा रहे हैं बरतानिया, और उनकी बेटी भी हो सकता है जा रही हो। लेकिन मैं आपको हालत देखें पंजाब की ये है कि म्यू अस्पताल के अंदर आवाम का मुफ्त इलाज बंद कर दिया गया है और कुछ यूनिट्स जो है उनके अंदर अब काम नहीं हो रहा। वजह यह है कि फंड्स की अदम फरामी है। जिस सूबे में आम आदमी की ये हालत है कि इलाज की सहूलत नहीं है, जिस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है कि कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, जिस सूबे में पुलिस की ये हालत है कि पुलिस उन इलाकों में जाने से डरती है, बल्कि वो ये कहते हैं हम जाना ही नहीं चाहते, जिस सूबे में लाकानूनियत है, फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, ये सारी चीजें हो रही है, बच्चे तक स्कूलों कॉलेजेस के निकल के एहतजाज कर रहे हैं, उस सूबे की वज़ीर आला जो है उनको अभी जाना है जी बरतानिया अपने देश, और लेट्स सी वो वहां जाके क्या करती हैं या किस किस्म की उनकी एक्टिविटीज रहती हैं, जाती भी हैं या नहीं जा सकती। बहरहाल नवाज शरीफ साहब तो अपने वतन वापस जा रहे हैं। 1 साल पहले वो आए थे, उन्होंने आकर कबूतर उड़ाए, फिर बाद में हमने देखा उनके तोते उड़ गए, उनका भाई वज़ीर आज़म बन गया, उनकी बेटी जो है वो डील करके वज़ीर आला पंजाब बन गई। जाली 47 के ऊपर हुकूमत बनाने के बाद झंडे गाड़ के मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। झंडे गाड़ने का लफ्ज़ मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला कि मैं आपको अब पढ़ के सुनाता हूं। PMLN के एक बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं सेंट्रल पंजाब से, और आबिद रजा कोटला, उनका स्टेटमेंट आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने बड़ा लंबा एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन आप ये देख लें, वो ये कह रहे हैं कि आज मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत माइनस में है और मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं कि 5 साल बाद भी नून लीग की मकबूलियत माइनस में ही होगी। मैं PIA में सफर कर रहा था तो PIA के एक बावर्दी शख्स ने मुझे कहा कि आप 45 वाले हैं या 47 वाले हैं, क्योंकि कौम को 45-47 चंगी तरह याद हो गया। अब आबिद रजा कोटला साहब ये बात कर रहे हैं, जो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, इन्होंने बहुत बुरे हालात के अंदर चौधरी बरादरान को शिकस्त दी थी वहां से, लेकिन अब वो इस बात का इदराक उनको हो गया है और वो एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की पॉलिसीज़ की वजह से नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया और उनके पल्ले कख नहीं बचा। जो थोड़ी बहुत मकबूलियत नून लीग के पास थी वो अब नून लीग के पास नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि जो कुछ टाउट टाइप के लोग हैं वो अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं। यानी एक टाउट कहता है कि इमरान खान के खिलाफ ये होने लगा है, वो होने लगा है, और सख्ती हो जाएगी, इंज कर देंगे, उंज कर देंगे, इमरान खान की जेल के अंदर और ज्यादा सख्तियां होंगी, जो सख्तियां अगले साल होनी थी वो इसी साल हो जाएंगी। एक ये कह रहा है। दूसरी जानी फैसल वाडा को सुने तो जनाब उनका स्टेटमेंट मुख्तलिफ है जी, अब तो बुशरा बीबी भी बाहर आ जाएंगी, हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, इमरान खान साहब की मुलाकातें भी खुल जाएंगी और चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। भाई अब समझ नहीं आ रही कौन सा टाउट कहां से खबरें लेकर आता है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि किसको कहां से किन सोर्सेज से खबर मिल रही है।
एक बिल्कुल इस तरफ चल रहा है, एक बिल्कुल इस तरफ चल रहा है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअली जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कंफ्यूज है कि इमरान खान का करना क्या है। इमरान खान इतनी बड़ी एक मुसीबत बन चुके हैं इनके लिए, इतनी बड़ी बला बन चुके हैं इनके लिए कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस आदमी का हल निकालें क्या। जो मर्जी कर लो वो हार मानता ही नहीं है। यानी आईनी तरमीम के बाद जब बैठ के दोबारा सोचा कि क्या हासिल किया, तो पब्लिक तो आज भी उनसे खुश नहीं है। जब भी अवाम का मामला आता है वहां पे इनको शिकस्त हो जाती है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ये इन हालात के अंदर पूरा एक जायजा अगर आप ले सूरत हाल का, तो मेरे ख्याल में एक मुकम्मल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा अब इस बात में कोई शुबा नहीं रह गया कि आईनी तरमीम लाने का वाहिद मकसद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकना और अदलिया पर कंट्रोल हासिल करना था। सीनियरिटी के उसूल की नफी करके हुकूमत ने एक और बहरान के बीज बो दिए हैं, जो आने वाले दिनों में पहले से जारी बहरान को मजीद गंभीर बना देंगे। जनाब, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।